जय हिंद एवरीवन, मैं शुभम बरवे लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, जैसे कि आपको पता है अभी नीट का एग्जाम जो है 5 मई को होने वाला है, जिसके लिए हम लोग कंटिन्यू जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं डेली। ठीक है, मैं केमिस्ट्री में आज एक और टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में नीट में जितने प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं उसका डिटेल सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का। ये जो टॉपिक है इसके भी लेक्चर्स को हम लोग या इसके जितने क्वेश्चन होंगे उसको हम 2 पार्ट में करेंगे। आज पहले पार्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन जितने हो सकते करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए हमारे साथ और कंटिन्यू साथ ही साथ हमारे साथ सॉल्यूशन करते चाहिए क्वेश्चन के, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर होती चले। चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, नीट 2021 में आया हुआ था, देखिएगा नीट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या बोला गया है, देखिए ये जो आपको कुछ पेयर दिए गए हैं आयंस के, उनमें से बोला था सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म नहीं है। मतलब हमको ऐसा पेयर यहाँ पे पता करना है जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो, सेम नहीं हो। अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो ऐसे केस में वो तो सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। और हमको पूछा क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। यहाँ दिया हुआ है O2 माइनस और दिया है F माइनस। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। फ्लोरीन का कितना होता है 9। देखो जरा ध्यान से, इनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चेक कर लेते हैं। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन होते हैं, सभी को पता है, और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी एटम का या एलिमेंट का, उतने ही उसके पास प्रोटॉन और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर। अब यहां देखो नेगेटिव चार्ज लगा है। नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, किसी भी स्पीसीज पे अगर नेगेटिव चार्ज लगा है मतलब उसके ऊपर या उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, जितना नेगेटिव चार्ज लगा होगा बेटा उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन बड़े होंगे। तो बताओ, यहाँ पहले से 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 नेगेटिव चार्ज लगाए मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर आइए, यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर चेक करते हैं। तो यहाँ प्रोटॉन के नंबर कितने हैं 9, और इलेक्ट्रॉन के नंबर देखेंगे तो 9 तो पहले से इलेक्ट्रॉन थे, 1 नेगेटिव चार्ज लगा मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10। यहाँ पर बच्चों आप क्या देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे है दोनों में सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हैं दोनों में सेम। तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया ना, इनको तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। तो ये ऑप्शन गलत हो चुका है, पहला ऑप्शन गलत हो चुका है क्योंकि उसने आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ऐसे पूछा था। बी नंबर पे आते हैं, बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन में क्या दिया था, सोडियम प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस आयन दिया था। ठीक है जी, ओके। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, मैग्नीशियम का कितना होता है 12। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर देख लेते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, सबको पता है। क्लियर, ओके। प्रोटॉन तो 11 आ गए, लेकिन याद रखना जब भी किसी एलिमेंट पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे चेंज आएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है किसी एलिमेंट पे तो उससे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उस पर इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे या ऐड होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर 11 प्रोटॉन और 11 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, पर एक पॉजिटिव चार्ज लगा है, इसके कारण क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो गए 10। इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो गए 10। ओके, आते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम के केस में प्रोटॉन्स के नंबर तो कितने होंगे 12, इलेक्ट्रॉन्स भी 12 ही होने चाहिए। बट यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गए रिमूव। तो बताइए यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं सेम, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। क्यों, क्योंकि ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। क्लियर है। सी नंबर पे देखो, सी नंबर पे क्या दिया हुआ था, मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज लगा के दिया है। सॉरी, मैग्नीज पे कितना चार्ज दिया है 2 प्लस, और यहीं पर आयरन दिया है, इस पे क्या चार्ज दिया है 3 प्लस। अच्छा, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर बताइए 25, आयरन का बताइए 26। अच्छा, अब आपको एक बात पता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं किसी भी स्पीशीज पे। ठीक है जी, ठीक। लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा है, और पॉजिटिव चार्ज लगता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कम। तो 25 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले थे, लेकिन 2 पॉजिटिव चार्ज लगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे 23। कितने बचे 23। यहाँ आइए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 26 होने चाहिए थे आयरन के पास, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 26। क्लियर है। तो प्रोटॉन तो 26 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर चेंज हो रहे हैं क्योंकि यहाँ कितने पॉजिटिव चार्ज लगे 3। तो 26 में से 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए तो ये हो गया 23। ओके, देखिएगा
यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम आ गए हैं, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होने वाला। डी नंबर पे आते हैं, डी नंबर पे आते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्या दिया हुआ था? Fe+2 या 2+ आयन, और दिया था मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीज 2+ आयन। ओके, एटॉमिक नंबर में थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं, इसका 26 और इसका क्या है 25। ओके जी, देखिएगा जरा, यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर अगर मुझे पूछे जाए तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं 26, दो इलेक्ट्रॉन कम कर दो क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज लगा है, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने आ गए 24। यहाँ पर आइए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर चेक करते हैं, तो बताइए प्रोटॉन के नंबर तो कितने आ जाएंगे 25, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के नंबर देखोगे तो 2+ चार्ज लगा है, मतलब 25 से दो इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 23। कितने इलेक्ट्रॉन है 23। तो बच्चों यहाँ पर देखो मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीज पे, मैग्नीज जो 2+ आयन दिया हुआ है मैग्नीज का, उस पे इलेक्ट्रॉन 23 आ रहे हैं, जबकि आयरन 2+ में 24, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा बेटा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड आपके पास आ रहा है, ये भी नीट में पूछा गया था 2020 में। देखो जरा ध्यान से, नीट में 2020 में क्वेश्चन आया था, एक स्पीसीज दी थी, उसका उसने एटॉमिक नंबर दे दिया था, देखिए ये एक स्पीसीज दिया था ल्यूटेशियम, उसका एटॉमिक नंबर 71 और एटॉमिक मास 175 दिया था। ओके, अब आपको क्या पता है, आपको यहाँ पे पूछ क्या रहा है वो देखो, आपको पूछ रहा है पहले प्रोटॉन के नंबर कितने होंगे, फिर न्यूट्रॉन के नंबर कितने होंगे, और फिर इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने होंगे। जो पूछ रहा है उसी पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या मालूम है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन के नंबर कैसे निकालते हो? तो न्यूट्रॉन का नंबर निकालने के लिए आप एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को क्या कर देते, माइनस करते। तो 5 - 1 करोगे कितना आया 4, 7 - 7 करो तो 0 और 1, तो 104 यहाँ पे क्या आ जाएंगे न्यूट्रॉन। तो यहाँ फिल कर लो, प्रोटॉन 71, न्यूट्रॉन 104 और इलेक्ट्रॉन कितने 71। ये वाला पेयर चेक कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। जल्दी से बताइए 71, 71, 10, 71, डी वाला करेक्ट आंसर है। आप लोगों से भी आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, डी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। काफी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक में, तो आप प्रॉपर तरीके से जुड़े और अच्छे से समझते चलिए और सॉल्व करते चलिए। देखिए आप ध्यान से, बेरिलियम 2+ आयन दिया हुआ है, बेरिलियम 2+ आयन दिया हुआ है, इसमें क्या बोला है, निम्न में से किस आयन के साथ यह आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो बेटा बेरिलियम 2+ आयन पे क्या है, बेरिलियम जो है इस पे कितना चार्ज है 2+, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 4 होने चाहिए, लेकिन 2+ चार्ज लगाए इसलिए दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो गए, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बताइए 2, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2। तो जितने बेरिलियम आयन पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन बेरिलियम आयन पे आ रहे हैं, उतने इलेक्ट्रॉन रखने वाली यहाँ पर स्पीसीज चेक करना है। तो देखो हाइड्रोजन पे जब प्लस चार्ज आ जाएगा तो इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 0 हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चले गया हाइड्रोजन के पास से, क्लियर है। यहाँ पर आते हैं लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है कि नहीं होता। अब 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन एक प्लस चार्ज लगा तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे 2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे। सोडियम के पास एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो यहाँ से एक प्लस चार्ज लगा है तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10। यहाँ पर आओ, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 12 में से अगर इसके बाद 12 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन देखो निकल गए क्योंकि प्लस चार्ज लगा हुआ है ना 2+, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे 10। तो यहाँ बताओ बेरिलियम के समान इलेक्ट्रॉन रखने वाली स्पीसीज कौन सी है, तो आपको दिखाई दे रही है, सबसे पहले आंसर आ जाएगा कौन सा, बी वाला, ठीक है। सभी से आंसर आया होगा बी वाला, क्लियर है। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लेके आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन कौन सा है। मतलब कहने का यह है कार्बन मोनोऑक्साइड में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन रखने वाली स्पीसीज ये चार में से कौन सी है। तो सबसे पहली बात कि आपको जो कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है उसकी चर्चा कर लेते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहां देखिएगा CO, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6, ऑक्सीजन के पास कितने 8, 6 और 8 को जोड़ दो कितना आता है 14, कितने इलेक्ट्रॉन है जी 14 इलेक्ट्रॉन है, कितने 14। अब यहां पर आते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट साइनाइड आयन, ठीक है जी, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6, नाइट्रोजन के पास कितने 7, और जितना नेगेटिव चार्ज लगा है वो इलेक्ट्रॉन का नंबर ही है, तो उसको भी जोड़ दो, तो कितना आ गया यहाँ पर आ गया 14। देखो पहले वाले में ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया। चलो दूसरा भी चेक करते हैं, यहाँ देखो N2+ दिया है, क्या दिया है N2+। तो देखो ध्यान से, एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7,
दूसरे के पास भी कितने होंगे 7, और जब भी प्लस चार्ज दिया है तो आपको याद रखना है उतने इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे। अगर 1 प्लस चार्ज दिया है तो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, 2 प्लस चार्ज दिया रहता है तो 2 माइनस कर देते यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करते। तो बताओ यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन आता, 13 इलेक्ट्रॉन। ओके, तीसरे नंबर पे आइए, तीसरे नंबर पे क्या दिया है, O2 माइनस, O2 माइनस दिया है, देखो O2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, एटॉमिक नंबर 8 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ऑक्सीजन के पास, 8 तो पहले से ही थे, 2 नेगेटिव चार्ज लगा है तो 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़ गए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताइए, 10। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। फोर्थ नंबर पे आते हैं, फोर्थ नंबर पे देखिएगा N2 माइनस दिया है, क्या दिया है, N2 माइनस। चलिए N2 माइनस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, और एक नेगेटिव चार्ज लगा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन। तो हमको किसके आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पूछा था, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, और ये साइनाइड आयन जो दिख रहा है इसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा O2 माइनस आयन के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। मतलब O2 माइनस आयन के पास जितने इलेक्ट्रॉन है उनमें से यहाँ जितनी स्पीशीज दिख रही है इनमें से कौन सी ऐसी स्पीशीज है जिसके पास इसके बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बेटा O2 माइनस जो है इसके पास ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 नेगेटिव चार्ज लगाए तो 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन किस किस के पास है, तो देखो फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, एक नेगेटिव चार्ज भी है इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10, ये तो बराबर है। ओके, यहाँ पर आते हैं नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 7, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, 3 नेगेटिव चार्ज लगे मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 10। यहाँ पर आते हैं सोडियम, एटॉमिक नंबर कितना है 11, 11 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, एक प्लस चार्ज लगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा कम, तो बताओ यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है 10। यहाँ पे आते हैं टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये होता है 22 नंबर। अब बताओ पहले से इसके पास 22 इलेक्ट्रॉन थे, एक प्लस चार्ज लगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया कम, तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 21। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर वाला जो ऑप्शन है इसमें जो इलेक्ट्रॉन के नंबर आ रहे हैं वो O2 माइनस के इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखिए यहां से जो क्वेश्चन है, अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस चालू हो रहे हैं, प्रॉपर अच्छे से पढ़ेंगे इसको और पहले समझने का प्रयास करेंगे। क्या बोल रहा है, ऑल इंडिया रेडियो, देखो पहले पूछा कब है वो समझ जाओ। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट में बेटा 2021 में, 2021 का क्वेश्चन है, बड़ा इजी था, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली का एक विशेष स्टेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ दी हुई है। फिर क्या बोल रहा है, ट्रांसमीटर द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य इतनी है, सॉरी, ट्रांसमीटर द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरणों की तरंगदैर्घ्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट भी दिया है। ठीक, तो क्या क्या चीजें उसने देके रखा है, पहले अपन वो डेटा लिख लेते हैं। तो उसने हमको फ्रीक्वेंसी देके रखा है, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं 1368 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ओके, और यहाँ स्पीड ऑफ लाइट देके रखा है 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ पूछा है आपको कितनी होगी करके। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये जो क्वेश्चन है ना डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया गया था क्वेश्चन। अगर आपके पास बुक होगी केमिस्ट्री की तो जरूर इस चैप्टर पे जाएं, एक ब्लॉग बना हुआ है, एक डिब्बा बना हुआ है, उसमें ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, उसको एज इट इज सेम कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। तो इसीलिए बोला जाता है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स ज्यादा प्रैक्टिस करिए करके। ठीक है, तो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स करिए, एज इट इज सेम क्वेश्चन उठा के पेस्ट कर दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। चलो, ये फ्रीक्वेंसी जो किलो हर्ट्ज पे दिया है इसको अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर मैं किलो को जो है हटाकर, किलो को हटाकर इसके जगह पर 10⁻³ लिख दूं तो कोई दिक्कत किसी को नहीं, वो हर्ट्ज को हटाकर यहाँ पे सेकंड इनवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा अरेंज कर दिया इसकी वैल्यू को, तो आप ध्यान रखना आप। ठीक है, अब देखो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है, वेवलेंथ का फॉर्मूला कैसे होता है, तो सबसे पहले देखो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, c/λ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब यहां से वेवलेंथ निकालना है तो वेवलेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/ क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं, यहां देखिएगा 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, सी की वैल्यू आ गई। ओके, इसकी वैल्यू देखो फ्रीक्वेंसी की 1368 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। सेकेंड से सेकेंड कैंसल आउट होगा क्योंकि आंसर जो है वो मीटर में आ जाएगा आपका। ठीक है जी, बढ़ते। अब इस जो वैल्यू है, ऊपर की जो वैल्यू है वो 3 है, मतलब वो नीचे की वैल्यू थोड़ी 4 डिजिट की, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, ध्यान सुनना। अगर मैं इसको 3000 लिखूं, इसको इंटू 10⁻⁴ इसको क्या कर लू 5, मतलब मैंने यहां से 1000 को निकाल के इस पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और ये 1368 इंटू 10⁻³ क्या है 3, यहां से 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो माइनस पे पावर होगी, या फिर 10⁻³ से ये 10⁻³ यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो 10⁻² बचेगा। अच्छा, ये 3000 को इससे अब जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आने वाला है, यहाँ पर आपके पास आ रहा है 2.192। ठीक है, ये आएगा इंटू 10⁻² मीटर, ये आएगा आपके पास। ठीक है, जब आप ये 3000 को डिवाइड करोगे इस वैल्यू से तो आपके पास 2.192 वैल्यू नंबर आएगा, और यहाँ पर ये 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो 10⁻³ बनेगा, और ऐसे केस में बेस सेम होगी, पावर अपोजिट साइन की होगी तो माइनस होगी, तो बनेगा कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 2.192 इंटू 10⁻² मीटर, मतलब ये 100 मीटर है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 219.2 मीटर। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही 2 स्टेप का क्वेश्चन था, आपसे आसानी से बन जाता। करेक्ट आंसर आप लगाएंगे कौन सा वाला, सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर लगाएंगे। चेक कर लीजिए जल्दी से, आपका भी आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है वो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप प्रॉपर तरीके से जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको फॉलो करना, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है जी, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 जो नीट 2019 में पूछा गया था। नीट 2019 में पूछा था, इतना बेसिक क्वेश्चन है। इसी सेम सेशन में जेई में भी ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्या बोला गया था, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में ट्रांजिशन की निम्नलिखित चेन में से कौन सी चेन जो है वो विजिबल रीजन में आती है। ठीक है जी, तो यहां देखिएगा ध्यान से, हमारे पास कुछ सीरीज होती है यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सीरीज होती है, जैसे लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पर्स्टन सीरीज, पर्स्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज। फुंड सीरीज। ठीक है, ये कुछ सीरीज पाई जाती है, मतलब जो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसमें जब ट्रांजिशन होता है तो हमको कुछ सीरीज मिलती है। इसके बाद एक और है हम्फ्री भी होता है, एक और है हम्फ्री सीरीज, हम्फ्री सीरीज भी होती है। तो लाइमन सीरीज जो है ये हमको इनका जो है ना इसका रीजन पता होना चाहिए, किस रीजन में आता है, किस रीजन में प्राप्त की जाती है ये हमको पता होना चाहिए, मींस किस क्षेत्र में ये मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। लाइमन सीरीज मिलती है अल्ट्रावायलेट रीजन में, पराबैंगनी क्षेत्र में हमको मिलती है। ठीक है, बार्मर सीरीज जो है ये विजिबल रीजन में मिलती है, मींस दृश्य प्रकाश क्षेत्र में मिलती है, विजिबल रीजन में। ठीक है जी, और आपके पास जो पास्चन सीरीज है ये नियर आईआर में मिलती है, निकट अवरक्त क्षेत्र में, इंफ्रारेड रीजन में, और मेन आईआर में मिलती है ब्रैकेट सीरीज, मुख्य अवरक्त क्षेत्र में या इंफ्रारेड रीजन में। फुंड सीरीज मिलती है फार आईआर रीजन में, और हम्फ्री सीरीज जो मिलती है इसको आप माइक्रोवेव रीजन में बोल सकते हैं, माइक्रोवेव रीजन में। ठीक है, तो यहां पे समझने वाली बात क्या है, हमको पूछा क्या था उसने, विजिबल रीजन में मींस दृश्य प्रकाश में कौन सी मिलेगी, तो बेटा दृश्य प्रकाश में जो है वो मिलती है कौन सी बताओ, बार्मर सीरीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें भी ना ट्रांजिशन वाला एक भी पोर्शन होता है, बाकी इतना ही याद रखो जनरली वो रीजन देता है और सीरीज पूछता है, या सीरीज पूछ के क्या पूछ लेता है, रीजन पूछ लेता है। बस ये दो टाइप से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोल रहा है, आपको दिया हुआ है 45 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट के संगत जूल में ऊर्जा की गणना कीजिए। ओके, एनर्जी कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर हमको क्या करना है, एनर्जी का कैलकुलेशन करना है। दिया क्या है उसने, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट दे दिया है,
और प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, ओके, और स्पीड ऑफ क्या दे दिया है, लाइट दे दिया है, और पूछा क्या है, एनर्जी। ठीक है जी, तो उसने आपको क्या क्या दिया है पहले वो डेटा लिख लो। तो यहाँ पे उसने क्या दिया है, आपको वेवलेंथ दे के रखा है कितनी, 45 नैनोमीटर, 45 नैनोमीटर, ओके ओके, ये 45 नैनोमीटर उसने क्या दे दिया आपको, वेवलेंथ। अच्छा, और क्या देके रखा है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दिया है 6.6 इंटू 10⁻⁴। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं, ओके। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है, ठीक है, एच न्यू होता है, ओके। और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी अपॉन लेमडा हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा एनर्जी निकालने के लिए यहां से, ठीक है। तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाए, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट करो सीधे, जूल सेकंड ये दिया हुआ था, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दिया है। और सी, स्पीड ऑफ लाइट कितनी दिया है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट दे दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर नीचे क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ देखो नैनोमीटर पे दिया है उसने, इसको मीटर में बदलेंगे बेटा। तो यहां याद रखना 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर होता है, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ मीटर। तो ये नैनोमीटर को जब मैं मीटर में बदलूंगा तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू इतना मीटर होता है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 45 इंटू 10⁻, 1 नैनोमीटर हटा के ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये मीटर में बदल दिए। अब इसको यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब इसी को देखो ध्यान से, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4.5 इंटू 10⁻⁻⁸, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तो इसको रख देते हैं यहाँ पे 4.5 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है जी। ये रख दिया मैंने, किसकी वैल्यू बताओ, लेमडा की वैल्यू बोल सकते हो या वेवलेंथ की वैल्यू हमने रख दी है, ओके जी। यहाँ देखिए, अगर इसको 3 से सिंप्लीफाई करूं, अगर इसको मैं 3 से सिंप्लीफाई करूं तो ये 3 से कितने टाइम कटा, 1.5, 1.5 टाइम ये कट जाएगा, क्लियर है, ओके। ये जब वैल्यू ऊपर जाएगी तो 10⁻⁻8 ऊपर जाएगा तो +8 हो जाएगा। तो 10 बेस सेम है, पावर सेम साइन की है, तो देखो यहाँ ध्यान से E इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज, 6.6 को अगर 1.5 से सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये कितने टाइम जाएगा, देखो 4.4 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे 4.42 टाइम समथिंग ये जाता है। यहाँ क्या बच रहा है देखो, 10⁻⁻34, ठीक है। अच्छा, यूनिट देख लो ना, यूनिट इसकी क्या थी, वेवलेंथ की, अपन ने मीटर में लाए थे, ओके, ये मीटर में लाए थे अपन ने। तो ये एक मीटर से एक मीटर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, ये सेकंड से सेकंड भी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो यहाँ क्या बचा है, जूल, ठीक है। और ये क्या बचा था यहाँ पर 10⁻8, और ये नीचे का जो वैल्यू है पावर वाला ऊपर जाएगा, तो 10⁻⁻8 था तो क्या हो जाएगा 10⁻+8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 10⁻16। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4.42 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 16, -34 से 16 को माइनस कर दो। देखो बेस सेम है, पावर अपोजिट साइड की तो क्या होती है, माइनस होती है, सबको पता है। तो 34 से अगर 16 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। तो बताओ 4.42 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसने आपको क्वेश्चन में ही पहले बोल दिया था कि आंसर भैया हमको किस पे चाहिए, जूल में चाहिए, ऊपर ही लिख दिया था उसने, ठीक है। एक मिनट, किलो जूल में तो नहीं बोला था ना, नहीं जूल में बोला था। एनर्जी किससे बोला था, जूल में बोला था। तो आंसर आपका क्या में आना चाहिए, जूल में आना चाहिए, ठीक है जी। चलो चेक कर लेते हैं आंसर आया क्या हमारा, आप भी चेक कर लीजिए एक बार, ओके। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कौन से नंबर का हो जाएगा देख लीजिए, आंसर हमारे पास हो जाएगा डी नंबर का, 4.42 इंटू 10⁻⁻18 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। किसी को कोई डाउट आता है छोटा सा भी कैलकुलेशन में तो आप मुझसे शेयर कर सकते, कमेंट कर सकते, तुरंत आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोला जा रहा है 9 नंबर पे क्या हो रहा है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको दिया है, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी आपको दिया है, और क्या बोल रहा है फ्रीक्वेंसी। अभी आप देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी दिया है, ये तो वेलोसिटी ऑफ लाइट और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहती है, उसको दिक्कत नहीं है उसको करने से, ठीक है। उसने वैल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट की चेंज करके दिया है, पर हमको अभी देखो हम चेंज कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या है, 6 इंटू 10⁻14, सॉरी 15 सेकेंड इनवर्स, ओके, ये फ्रीक्वेंसी दिया है। और क्या बोला है,
प्रकाश की मात्रा, फ्रीक्वेंसी वाले प्रकाश की मात्रा नैनोमीटर में। अच्छा, नैनोमीटर में वेवलेंथ ज्ञात करना है। जो वेवलेंथ आपको ज्ञात करनी है वो किस में ज्ञात करनी है? नैनोमीटर पे। देखो आंसर आपको नैनोमीटर पे लाना है, वेवलेंथ निकाल के, ठीक है। ओके जी, तो आपको वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने पढ़े थे। क्या पढ़े थे बताओ? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी अपॉन क्या होता है? लेमडा, ठीक है, मतलब वेवलेंथ। तो यहाँ पे लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी अपॉन फ्रीक्वेंसी। मतलब हमको यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है, कंफ्यूज करने के लिए प्लांक कांस्टेंट देता है, देख रहे हो आप, ठीक है। तो हमको प्लांक कांस्टेंट की जरूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे उसने फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है हमको कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया है? 3 इंटू 10⁻17 नैनोमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि नैनोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर। क्लियर है? ये डेटा आपको याद रखना है। तो ये नैनोमीटर की जगह पे इसको रखो, तो C इक्वल टू 3 इंटू 10⁻17 इंटू 10⁻⁹ मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, अब देखो बेस सेम में पावर अपोजिट साइन की है तो माइनस हो जाएगी, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो वही आ गया, डेटा वही आ गया कि नहीं आ गया? तो आप वेलोसिटी ऑफ लाइट याद भी रख सकते हो, या फिर उसने थोड़ा डेटा चेंज करके दिया है तो अपन उसको सिंपलीफाई करके ला सकते हैं, जैसे कि वैसे आ गया। ओके जी, बढ़ते आगे। अब देखिएगा ध्यान से, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है लेमडा इक्वल टू क्या हो गया? सी की वैल्यू अभी आप रख दो यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाद में हम बदल लेंगे नैनोमीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी कितनी दिया था? 6 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। अब ये सेकेंड से सेकेंड उड़ा दो आप, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स उड़ा दो, और ये जो वैल्यू है इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं तो किसी कोई दिक्कत? अगर मैं इसको 3 को 30 लिख लूं और ये 10⁻7 लिख लूं तो किसी कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं भाई, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, सिंप्लीफाई करने के लिए आपका आसान डेटा हो जाएगा करके। और ये 10⁻ क्या है? 14। ये 6 से कितने टाइम कटा? 5 टाइम। तो बताओ 5 इंटू 10⁻7, ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो 10⁻−15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बताओ, अब सिंप्लीफाई कर लो, बेस सेम पावर अपोजिट साइन की तो माइनस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो 15 - 7 करोगे तो कितना आ जाएगा? 10⁻⁸ और ये किस पे आएगा? मीटर में। लेकिन ये हमारा आंसर होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको तो आंसर नैनोमीटर में लाना है ना। तो अब आप बताओ 1 मीटर इक्वल टू कितना नैनोमीटर होता है? 10⁻, सॉरी माइनस पे नहीं आएगा, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर होता है। तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर लो, लेमडा इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁸ इंटू 1 मीटर की जगह पे रख दो 10⁻9 नैनोमीटर। बेस सेम में पावर अपोजिट साइन की है तो माइनस होगी। तो बताओ 5 इंटू 10⁻1 मतलब 10 ही बचा है ना, तो यहाँ पे आप क्या कर लो? 50। तो आपका आंसर कितना आया? 50 मीटर आ गया। क्या आ गया? 50 मीटर आ गया बेटा। तो जल्दी से, सॉरी मीटर बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, नैनोमीटर। 50 क्या आ गया? नैनोमीटर आ गया, क्योंकि आपने मीटर को किसमें बदले हो? नैनोमीटर में बदले हो ना। तो आपका आंसर क्या आ गया? 50 नैनोमीटर। मतलब करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से? सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप प्रॉपर समझते जाइए, सीखते जाइए, ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए डेटा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10 नंबर का क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स ही मिलेंगे आपको। अभी जितने भी क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। जो न्यूमेरिकल्स नहीं थे वो मैंने स्टार्टिंग में ले लिया। देखो क्या बोल रहा है, दो रेडिएशन है जिनकी एनर्जी दिया है E1 E2, जो उनकी वैल्यू भी दिया है 25 और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उनकी वेवलेंथ जो है वो λ1 और λ2 है, इनके बीच रिलेशन पूछा है। चलो कोई नहीं, कर लेंगे। देखिएगा, एनर्जी दिया है E1 की कितनी वैल्यू दिया है? 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E2 की कितनी वैल्यू दिया है? 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया हुआ है। ओके, अब क्या करना है, देखो यहां पर हमको क्या पता है बच्चों, E1 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? Hc अपॉन λ1 लिख सकते हो क्या? यस। और E2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो? एनर्जी इक्वल टू Hc अपॉन क्या होता है? वेवलेंथ, मतलब लेमडा। अब इसको E1 माने तो इसको भी λ1 लिख सकते हैं, और इसको E2 माने तो इसको λ2 लिख सकते हैं। ये चेंज हो सकते हैं, एनर्जी और वेवलेंथ की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन H और C की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो इसको जैसे कि वैसे लिखते हैं। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लिए, इक्वेशन इसको सेकंड मान लिए। दोनों में दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूं तो अनुपात निकालेंगे, तो ये E1 अपॉन क्या हो जाएगा? E2 इक्वल टू λ2 अपॉन क्या हो जाएगा? λ1। ये कांस्टेंट वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी, कट जाएगी। अब देखो
यहाँ पे E1 की वैल्यू कितनी थी 25 और E2 की वैल्यू कितनी थी 50 और ये क्या था λ2 डिवाइडेड बाय λ1। सिंप्लीफाई कर लो 1 बाई क्या आ जाएगा 2, इसका इधर मल्टीप्लाई करो इसका इधर कर लो, क्या हो जाएगा बताइए, λ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 λ2। ठीक है जी, तो ये हमारा करेक्ट यहाँ पे रिलेशन आएगा। तो चेक कर लो कहीं पर दिया है क्या, यस पहले ही नंबर वाले में हमको आंसर मिल चुका है। करेक्ट आंसर क्या मिल गया, पहला वाला λ1 इक्वल टू 2 इंटू λ2। क्लियर है, बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलो चेक करते हैं, फिर से प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दिया है, वेलोसिटी ऑफ लाइट दिया है। देखो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वैल्यू पुट देता है, वैल्यू एक्स्ट्रा दे देता है, बाकी मेन क्या पूछ रहा है वो देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दिया है उसने इतनी, ठीक है, और नैनोमीटर में वेवलेंथ पूछ रहा है। क्या ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं अभी, क्या ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं क्या, शायद नहीं किए हैं, शायद नहीं किया है। चलो चेक कर लेते हैं आंसर क्या आ रहा है आपका। ओके देखिएगा जरा ध्यान से, फ्रीक्वेंसी दिया है 8 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। ओके, और क्या पूछ क्या रहा है आपसे, वेवलेंथ, क्या पूछ रहा है वेवलेंथ, वो भी किस में पूछ रहा है, नैनोमीटर में पूछ रहा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। वेवलेंथ इक्वल टू सी अपॉन क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे कैसे करेंगे, ये तो आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब सी की वैल्यू सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी दिया है बताइए आपको, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है तो पता है आपको। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी दिया है 8 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसल। अब ये जो वैल्यू है ऊपर की थोड़ी छोटी वैल्यू है, इसको मैं ऐसे करूं, यहाँ से 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 30 इंटू 10⁻7 मीटर दिख रहा है, और यहाँ पे क्या आया 8 इंटू 10⁻, अब ये 10⁻15 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये माइनस पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 10⁻−15 हो जाएगा कि नहीं। अब 8 से इसको सिंप्लीफाई कर लो, 24 3 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा ये, है ना, 3 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा, 24 बचेगा से 3.7 समथिंग कुछ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेवलेंथ इक्वल टू 3.7 इंटू बेस सेम है, पावर अपोजिट साइड की तो माइनस हो जाएगी, तो 10⁻, ये क्या हो जाएगा -8 मीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। चेक कर लो यहाँ पे दिया है क्या, एक मिनट है, कहीं गड़बड़ हुई क्या क्वेश्चन नंबर 11 कहीं गड़बड़ हुई क्या, हाँ 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 हाँ, अच्छा आंसर नैनोमीटर में पूछ रहा है इसलिए आंसर नहीं आ रहा है, ओके सॉरी आंसर किस में पूछ रहा है, नैनोमीटर में, और मैं आंसर किस में ला रहा हूँ मीटर में, तो कहाँ से आएगा ना, तो इसको चेंज कर लो, लेमडा इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻⁻8, 1 मीटर इक्वल टू क्या रख सकते हो 10⁻9 नैनोमीटर। तो अब क्या हो गया बताओ, लेमडा इक्वल टू 3.7 इंटू 10 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो बताओ इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 3.7 को 37 बोल सकते हैं, 3.7, ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। अच्छा वो एक्चुअल में ऐसे ले रहा है देखो, 10⁻1, अब ये 3.7 जो है इसको अपन 4 लिख सकते हैं। ओके, तो 4 इंटू 10⁻1 ऐसे लिया है उसने आंसर। ठीक है, ओके, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा यहाँ पे सी वाला, अप्रोक्सीमेट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। देख लीजिए लेमडा की वैल्यू कितनी है 3.7 इंटू 10⁻1, ये 10 आ रहा है तो इसमें पावर नहीं है तो 1 की पावर अपन मान के चल सकते हैं, जैसे वो क्वेश्चन में अपने को दे रहा है। ठीक है, तो 3.7 को अपन क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है देखो, इलेक्ट्रॉन के जो है बोहर थ्योरी जो थी, बोहर थ्योरी में क्या बोला गया था, अच्छा बोहर थ्योरी जो है उसमें इलिप्टिकल ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो बोहर ने क्या बोला था, ध्यान सुनना, बोहर सर ने एक बात बोले थे क्या, कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक सर्कुलर पथ होता है, एक क्या होता है सर्कुलर पथ होता है, जिसको वृत्ताकार पथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वृत्ताकार पथ बोला जाता है। और इस वृत्ताकार पथ पे कौन चक्कर लगाता है बताओ, इस वृत्ताकार चक्र पे कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है।
इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ऐसा किसने बोला था? बोहर सर ने बोला था अपनी थ्योरी पे। फिर एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था सोमरफील्ड। ये सोमरफील्ड करके जो साइंटिस्ट आए थे बच्चों, इन्होंने क्या बताया कि जो आपके पास सर्कुलर पथ है, इसको इन्होंने ऑर्बिट नाम दिया था, किसने? बोहर ने। ऑर्बिट या फिर सेल, ऑर्बिट या फिर सेल, कक्षा या कोष। तो सोमरफील्ड सर आए और ये बोलते हैं कि ऑर्बिट जो होता है उसके अंदर भी ऑर्बिट होते हैं, जिसको सबशेल इन्होंने बोला था। इन्होंने बोला था कि सेल के अंदर क्या पाई जाती है? सबशेल, सबसेल पाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है? उपकोष। और इसका जो शेप होता है वो ओवल लाइक शेप होता है, अंडे के समान का शेप होता है बोला था इन्होंने। लाइक ऐसे देखो, ऐसे ओवल लाइक शेप होता है, किसका? सब शेल का, सब शेल का। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उपकोष। तो सेल के अंदर सबसेल पाई जाती है, ऐसे जो कॉन्सेप्ट आया था वो सोमरफील्ड सर ने अपनी थ्योरी पे दिया था। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पे आते। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था? हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर रेडियस एक दी हुई है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए रेडियस कितनी होगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है? देखो, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या होता है? एन की वैल्यू 1। उसने रेडियस कितनी देके रखा है? R1, जिसको हमको क्या देके रखा है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये देके रखा है फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस को। ठीक है जी। और क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे ये पूछ रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब सेकंड सेल। फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब, फर्स्ट एक्साइटेड सेल का मतलब n इक्वल टू 2 मतलब सेकंड सेल। इसके लिए रेडियस पूछा था, तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.53 इनटू, देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? यहाँ पर होता है एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये एक्चुअल में फॉर्मूला ही होता है इसका रेडियस निकालने का। तो सेकंड वाला जो ऑर्बिट है उस पे आप एन की वैल्यू पुट कर दो। किसकी वैल्यू पुट कर दो? यहाँ पर एन की वैल्यू पुट कर दो। तो एन की वैल्यू पुट करेंगे तो सेकंड ऑर्बिट या सेकंड जो सेल है, जिसको हम एक्साइटेड स्टेट बोल रहे हैं, पहली एक्साइटेड स्टेट बोल रहे हैं, इसको अगर यहाँ अपन वैल्यू पुट करेंगे तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.53 इनटू, यहाँ पे 2 पे 2 की पावर हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 4। और जेड की वैल्यू तो देखो, हाइड्रोजन एटम के केस में जेड की वैल्यू तो 1 ही होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो बताइए क्या हो जाएगा? 0.53 इंटू क्या हो जाएगा? 4। तो बताओ यहाँ पे R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.12। ओके, ये आपका एंगस्ट्रॉन में आंसर आएगा। किस पे आ जाएगा आंसर? एंगस्ट्रॉन में। तो R2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 2.12 आ जाएगी। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। आप लोगों का भी करेक्ट आंसर 2 मतलब डी वाला ही होना चाहिए। ठीक है, 2 स्टेप का क्वेश्चन था, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, इजीली आपसे बन जाता। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते। देखो फिर से एक क्वेश्चन दिया है, लोवेस्ट स्टेट, हाइड्रोजन परमाणु की लोवेस्ट स्टेट बोल रहा है निम्न अवस्था। निम्न अवस्था का मतलब फर्स्ट सेल की बात कर रहा है वो। फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की जो लोवेस्ट स्टेट है, मतलब ये फर्स्ट सेल की बात कर रहा है, इसमें जो रेडियस है बोल रहा है, मतलब R1 की जो वैल्यू दी है 0.53 एंगस्ट्रॉम दी है। ठीक है जी, ओके। अब क्या बोल रहा है? सेम स्टेट में लिथियम 2+ आयन, फॉर लिथियम 2+ आयन, इसके केस में सेम स्टेट बोल रहा है। सेम स्टेट का मतलब n की वैल्यू 1 ही रहेगी, लेकिन लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। तो z की वैल्यू क्या होने वाली है? 3। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालू लिथियम के केस में, तो वो फॉर्मूला क्या होता है? 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये फॉर्मूला यहाँ पे भी काम करेगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 1, तो रख दो 0.53 इंटू 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना। और z की वैल्यू कितनी है? 3। तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.114। एक मिनट, नहीं 14 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 7, 0.17 आएगा। ठीक है, 17 एंगस्ट्रॉन आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.17।
एंगस्ट्रॉन, ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको, सारे बच्चों क्लियर है? चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप फटाफट से करते जाएंगे। देखो जरा, हाइड्रोजन परमाणु की nth बोहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? अच्छे से देखिए, समझिए। हाइड्रोजन परमाणु की nth बोहर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे करके पूछ रहा है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी ऐसे पूछ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी ऐसे करके पूछ रहा है। तो देखो फॉर्मूला देखो पहले आप, एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है En माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये एनर्जी निकालने का क्या होता है आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, किसी भी एटम के ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब चूंकि nth बोहर ऑर्बिट बोल रहा है तो यहाँ पे n की वैल्यू तो यह नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, n की वैल्यू तो यही रखना पड़ेगा। ठीक है जी, अब देखो हाइड्रोजन परमाणु के लिए z की वैल्यू क्या रखोगे 1, और nth कक्षा है तो nth कक्षा है तो n की जगह पे तो n ही रखना है। तो En इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड की वैल्यू तो 1 स्क्वायर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर कितना है 1। ओके, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर का n स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि n की जगह पे n ही रखना है हमको। ठीक है, तो ये हो जाएगा En इक्वल टू माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा। तो हाइड्रोजन परमाणु की nth बोहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो इतनी हो जाएगी बेटा। तो आंसर चेक कर लो आप जल्दी से। ये देखो सी वाला आपका करेक्ट आंसर है। सारे बच्चों का सी आंसर आना चाहिए था, सारे बच्चों का सी आंसर आना चाहिए। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या बोल रहा है। हीलियम का स्पेक्ट्रम किसके समान है? देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, पीएमटी में पूछा हुआ था। हीलियम के पास पहली चीज देखो, स्पेक्ट्रम जब भी आपको पूछ रहा है ना किसी एलिमेंट का तो उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक कर लो। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। तो हीलियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। तो भाई इसके लिए जैसा स्पेक्ट्रम आएगा वैसा वो एलिमेंट के लिए भी स्पेक्ट्रम आएगा जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है। तो ये तो हो नहीं सकता, गलत हो गया। ओके, दूसरे एलिमेंट पे आते हैं। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे 2। देखो 3 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास लेकिन एक प्लस चार्ज लगाए तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ सोडियम की अगर हम बात करेंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है 11 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2, लेकिन एक प्लस चार्ज है तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा 1। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये दोनों भी गलत हो जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट जो आ रहा है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 17। देखो क्या बोला था, इसने वेट दिया था एक बॉल का 0.66 किलोग्राम की एक गेंद 100 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है तो संबंधित वेवलेंथ होगी। ठीक है जी, चलो क्या क्या दिया है डेटा अपन लिख लेते पहले। हमको उसने मास दिया है बेटा 0.66 किलोग्राम। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 66 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम, या 6.6 इंटू 10⁻⁻1 केजी भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोल रहा है वो देखो 100 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है बोल रहा है ना। ये गेंद जो है इसका वेग दिया है कितना 10⁻², मतलब 100 मीटर पर सेकंड को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे क्या ज्ञात करने बोल रहा है वेवलेंथ। डी ब्रोगली इक्वेशन से क्वेश्चन था, किससे? डी ब्रोगली इक्वेशन से। तो लेमडा इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन एम वी। ये कौन सा इक्वेशन है जरा बताओ। तो ये डी ब्रोगली इक्वेशन है और इससे क्वेश्चन बन रहा है। ओके जी, तो देखो जरा ध्यान से, लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा ओके 6.6 इंटू 10⁻⁻34। यहाँ पे जूल सेकंड दिया, आंसर मीटर में आ रहा है तो ये जूल सेकंड को मैं जूल सेकंड नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ये भी यूनिट लिखी जाती है, प्लांक कांस्टेंट की याद रखेंगे। ओके, बढ़ते नीचे। m की वैल्यू क्या है? अच्छा ये m की वैल्यू जो है ना इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। देखो जरा ध्यान से, ये 0.66 kg है ना, इसको आप लिख लो 6.6 इंटू 10⁻⁻1 kg, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, तो ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी, अच्छा मास कितना लिख लिया आपने 6.6 इंटू 10⁻⁻1 kg। ओके, और वेलोसिटी कितनी देके रखा था 10⁻²,
मीटर पर सेकेंड। ओके जी, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये देखो 6.6 से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके सॉरी, किलोग्राम से किलोग्राम भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स, एक मीटर से एक मीटर भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। नीचे देखो 10⁻⁻⁻1 10⁻⁻+2 दिया है, तो बेस सेम है, पावर -1 और +1 की कैंसिल होगी, तो यहाँ नीचे क्या बचेगा 10, 10 ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पे क्या बचा 1 इंटू 10⁻, इसकी पावर -1 हो जाएगी ना, तो बताओ -35 हो जाएगा, और ये किस पे आएगा, मीटर पे। तो करेक्ट आंसर ये आ जाएगा बेटा आपका, सारे बच्चों का सही आंसर यही आएगा। सॉरी, लेमडा इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻15। करेक्ट आंसर सी वाला होना चाहिए सारे बच्चों का, सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए सारे बच्चों का। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या बोल रहा है, दिया गया है एक इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास दिया है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दी है, और 0.1 एंगस्ट्रॉन उसने क्या दे दिया है, डिस्टेंस के भीतर वेग के मापन में शामिल अनिश्चितता। अच्छा, देखो क्या क्या डेटा दिया है, पूछा क्या है उसने, वो देख लो अच्छे से। ओके, पहले तो इलेक्ट्रॉन का मास देख लो, वो तो आपको दिया है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लैंक कांस्टेंट दिया है, ठीक है, 0.1 एंगस्ट्रॉन जो है आपको क्या दिया हुआ है, 0.1 एंगस्ट्रॉन यहाँ पे उसने क्या दे दिया है, पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी आ रही है, पोजीशन मतलब उसकी स्थिति में जो अनिश्चितता आ रही है उसकी वैल्यू दिया है 0.1 एंगस्ट्रॉन, और वेग में अनिश्चितता उसने पूछा है, क्या पूछा है, वेग में अनिश्चितता उसने आपको पूछा है। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पर आपको स्थिति में जो अनिश्चितता दिया है वो अपन कैसे लिखते हैं, देखो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्वेश्चन था। डेल एक्स की वैल्यू दिया है 0.1 एंगस्ट्रॉन, 0.1 एंगस्ट्रॉन। अच्छा, और क्या दिया है, आपको फाइंड क्या करना है, वेग में अनिश्चितता ज्ञात करना है। कैसे करते हो, तो डेल वी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, h/4πm डेल एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, क्या निकालने का, वेग में अनिश्चितता निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो हमको देखो क्या दिया है उसने, मास दिया है इलेक्ट्रॉन का, डेल एक्स की वैल्यू दे दिया, अब ये एंगस्ट्रॉन में दिया है ना, तो इसको अपने को पहले मीटर में बदलना पड़ेगा। किससे बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे एक डेटा लिखवा दे रहा हूँ, याद रखना, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉन होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू कितना मीटर होगा, 10⁻⁻10 मीटर होगा। क्लियर है, 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 10⁻10 एंगस्ट्रॉन, 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻10 मीटर। क्लियर है जी, तो यहाँ पर आप एंगस्ट्रॉन को हटाओ तो ये 0.1 जो है, ये 0.1 को भी अपन क्या लिख सकते हैं, 10⁻1 लिख सकते हैं, इंटू 1 एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन की जगह पे आप क्या लिखोगे, 10⁻10 मीटर, तो इसको आप आगे ऐसे भी लिख सकते हो 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो डेल एक्स की वैल्यू एक्चुअल में अपन ने मीटर में जब कन्वर्ट किए तो 10⁻11 मीटर ये हो गई है। ठीक है, और डेल वी की वैल्यू तो हमको ज्ञात करना है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू तो हमको पता है। चलो सिंपलीफाई करते हैं, डेटा रखो यहाँ पर देखते जाइएगा। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ये आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी प्लैंक कांस्टेंट की। ठीक है, किसकी, प्लैंक कांस्टेंट की। बढ़ते नेक्स्ट, अब क्या देखो नीचे क्या है, 4 पाई जो है एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 3.14। मास कितना दिया था इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। ओके, और आपको डेल एक्स की वैल्यू दिया है 10 इंटू 10⁻11 मीटर। क्लियर है सबको, ओके जी, आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करना। डेल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो जरा, इतनी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे, इतनी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके मैं देख लेता हूं कितना आंसर आएगा। तो इतनी वैल्यू को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 114.2, क्या आ जाएगा 114.2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो बेस सेम है, पावर सेम साइन की तो जुड़ जाएगी, तो 10⁻⁻42। ओके, अब देखो यहाँ पे यूनिट काटो, थोड़ी सी यूनिट कट सकती है क्या, यस, केजी से केजी कट जाएगा, मीटर से एक मीटर कटेगा, आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में। आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में। यूनिट का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। अच्छा, यहाँ ऊपर क्या है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ओके जी, अगर मैं
अगर मैं ये दशमलव को यहाँ लेकर आऊं, ये दशमलव को लेकर यहाँ आऊं, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, देखो इसको 66 अगर मैं लिखूं तो ये दशमलव को आगे लेके गए तो एक माइनस की पावर यहाँ मैं बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है जी। ये देखो 66 इंटू 10⁻⁻15, सॉरी 10⁻⁻35, और एक दशमलव की पावर, दशमलव को अगर एक संख्या के मैंने पहले ला लिया तो 11.4, तो 10 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10⁻⁻41 हो जाएगा ये, ठीक है जी। ओके, अब देखो ध्यान से, ये 66 जो है वो 11 से सिंप्लीफाई हो सकता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, ठीक है जी। तो ये कितने बार कटेगा, 5 पॉइंट कुछ टाइम कटेगा, देखो 5.7 सब में आ रहा है, मतलब यहाँ पर ये 5.7 टाइम कटेगा। ओके जी, अब ये जो वैल्यू है ऊपर लेके जाओ तो प्लस में पावर आएगी, तो ये 10⁻⁻35 था इंटू ये 10⁻41। अब 41 में से देखो बेस सेम है, पावर अपोजिट साइन की तो माइनस हो जाएगी कि नहीं, तो 41 से 35 माइनस कर लोगे आप तो कितना आ जाएगा बताइए, 7 आएगा कि 6 आएगा, 7 आएगा कि 6 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। 5.7 इंटू 10⁻⁻, माइनस क्या आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा 6, और यहाँ पे आंसर आपका काय में दे रहा है, मीटर में, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर है चेक कर लीजिए, 18 में आंसर चेक कर लीजिए कौन सा वाला हो जाएगा, 18 में आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी वाला। कौन सा वाला हो जाएगा, बी वाला। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप अच्छे से अगर करते हैं प्रैक्टिस इसकी तो बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर देखिए, एक इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता को किससे लिखते हैं जरा बताओ, संवेग में अनिश्चितता को लिखते हैं डेल पी से। कितनी दिया हुआ था, 1 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ था संवेग में अनिश्चितता। फिर क्या बोल रहा है, स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात करो, तो स्थिति में अनिश्चितता का फॉर्मूला डेल एक्स आपको ज्ञात करना है, स्थिति में अनिश्चितता है, तो डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, h/4 पाई डेल पी, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। इससे आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। ओके जी, चलो कर लेते हैं। तो डेल एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एच की वैल्यू देखो आंसर सब में मीटर में आ रहा है, तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू यही वाली पुट करो, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू डेल पी की वैल्यू कितनी है, सॉरी डेल पी की वैल्यू कितनी बताओ, 1 इंटू 10⁻⁻5 है ना, तो सीधे आप इसको रख दो 10⁻⁻5, यूनिट क्या है वो देख लो, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। क्या यूनिट कटेगी, क्या क्या यूनिट कट सकती है, यस, केजी से केजी कट गया, एक मीटर से एक मीटर कटा, एक सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स, आंसर मीटर में आ गया। देखो यूनिट में बराबर ला दिया कि नहीं ला दिया। अब यहाँ पर आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो 3.14 को, 4 से आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो किसको, 3.14 को बेटा, तो क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, तो इसको आप जल्दी जल्दी से कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करके देखिए क्या आप लोगों ने, करके देखिए क्या, ये 12.56 आएगा, कितना आ जाएगा 12.56, तो ऊपर क्या है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मीटर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12.56 आ जाएगा, ठीक है जी, और यहाँ इंटू 10⁻⁻ क्या आ गया 5। अच्छा अब देखो ऊपर वैल्यू बड़ी है, सॉरी छोटी है, और नीचे वैल्यू बड़ी है, तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको अगर मैंने 66 लिखा तो ये 10⁻⁻35 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, मीटर में एक माइनस की पावर इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है 12.56, अब इससे आप इसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो। अच्छा ये वाली जो वैल्यू है इसको ऊपर लेके जाओ, आप क्या हो जाएगी, ये 10⁻⁻5 है तो 10⁻5 ऊपर जाके हो जाएगा, ठीक है, इससे आप सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ पे आपका आंसर कितने बार आ जाएगा, देखो 12 पंजे 60, मतलब 5 तो आएगा, डन है, 5 तो आएगा, डन है। तो 66 को डिवाइड कर लो 12 पॉइंट किससे 5 से, तो यहाँ पे आपके पास 5 पॉइंट क्या आने वाला है, 5.25 आएगा, 5 पॉइंट क्या आ जाएगा 25, यहाँ पे 5.25 आ जाएगा इंटू 10⁻, देखो बेस सेम पावर अपोजिट साइन की तो माइनस होगी कि नहीं, तो यहाँ पे 35 से -5 करेंगे तो 30 मीटर आ जाएगा बेटा। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाना है, करेक्ट आंसर आपके पास ये हो जाएगा, चेक कर लो आपके आंसर में दिखाई दे रहा है क्या, चेक कर लो आपके आंसर में दिखाई दे रहा है क्या, 5.25 इंटू 10⁻⁻30 मीटर, ये वाला ए वाला देखो आप,
ए वाला आपको दिखाई दे रहा है क्या? ए वाला यहाँ पे अप्रोक्सीमेट नहीं सही है, ए वाला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या आ जाएगा? ओके, क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या आ रहा है? 20। क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है? 20। चलिए देखिए, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, फटाफट से करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा क्या बोला है, 1 ग्राम मास वाले पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्ञात करो। मास दिया है उसने किसी पार्टिकल का, कितना? 1 ग्राम। ओके, और क्या बोल रहा है? और क्या दिया है? वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी देके रखा है? 100 मीटर पर सेकेंड। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ग्राम को पहले किलोग्राम में बदलो, तो 1 ग्राम इक्वल टू कितने किलोग्राम? तो 10⁻⁻³ किलोग्राम। ओके, तो मास की वैल्यू ये रखोगे, वेलोसिटी ये रखोगे, वेवलेंथ आपको ज्ञात करना है, तो वेवलेंथ आपको फाइंड करना है, तो इसको ऐसे लिखा, वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है? h/mv। ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है ना डी ब्रोगली इक्वेशन में वेवलेंथ निकालने के लिए। क्लियर है क्या? ठीक है जी, तो आप वैल्यू मतलब वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो बताओ क्या हो जाएगा? वेवलेंथ इक्वल टू h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये आपने किसकी वैल्यू पुट करी है? प्लैंक कांस्टेंट की। आइए मास कितना रखेंगे? 10⁻³ kg, और वेलोसिटी कितनी दिया है? 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो यहाँ पर आइए कुछ कट रहा है क्या चेक करो। केजी से केजी कटा, मीटर से 1 मीटर कटा, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स भी कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, और आंसर आपके किस में आने वाला है? मीटर में आने वाला है। किस में आने वाला है? मीटर में आने वाला है। देखो बेस सेम है, सॉरी बेस सेम है, पावर अपोजिट साइन की तो माइनस होगी, तो यहाँ क्या बचा? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मीटर, डिवाइड में क्या बचा? 10⁻⁻1। ये ऊपर जाएगा तो प्लस में पावर आएगी, तो बताओ 6.6 इंटू 10⁻⁻33 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपके पास ये आना चाहिए। चेक करो है क्या आंसर में, चेक कर लीजिए जल्दी से, है क्या आंसर में? यस, हमको दिखाई दे चुका है, सी नंबर वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। देखो डी ब्रोगली इक्वेशन से, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से, और क्या बोलना चाहिए, एनर्जी निकालने वाला जो फॉर्मूला है E इक्वल टू एच न्यू, इससे काफी सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बनते हैं, बने हुए हैं, वो मैं सारे के सारे आपको सॉल्व भी करवा रहा हूँ। क्लियर? बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21। देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक हीलियम परमाणु दोनों की स्थिति जो है उसकी पोजीशन जो है, वो पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगा एक्चुअल में, वो दिया है 1 नैनोमीटर। ओके, फिर क्या बोल रहा है आगे? इलेक्ट्रॉन का संवेग, संवेग दिया है इतना इतना। ओके, फिर क्या बोल रहा है? हीलियम परमाणु के संवेग में अनिश्चितता ओके कितनी होगी, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो क्या क्या डेटा दिया है वो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले जो डेटा हमको दिया है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो पोजीशन जो दिया है वो कितनी दिया है वहां पर ध्यान से समझिएगा, और क्या निकालने बोल रहा है आप वो भी समझिएगा। ठीक है जी, चलो बढ़ते आगे। आपको डेल एक्स की वैल्यू दिया है उसने कितनी? 1 नैनोमीटर। कितनी दिया है? 1 नैनोमीटर। और डेल पी आपको निकालने बोल रहा है। तो ये नैनोमीटर को अगर मैं मीटर में बदलूं तो 1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? चलो पेन का कलर चेंज करते हैं, सेम सेम ही नजर आ रहा है। ओके, तो डेल पी निकालने का फॉर्मूला क्या बचेगा? वेग में अनिश्चितता निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सॉरी, इलेक्ट्रॉन का संवेग दिया है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उन्हें हीलियम परमाणु का संवेग पूछा। देखो एक इलेक्ट्रॉन और एक हीलियम परमाणु की स्थिति में अनिश्चितता सेम है। फिर क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन का संवेग इतना दिया है तो हीलियम का संवेग ज्ञात करो, ऐसे बोल रहा है। इलेक्ट्रॉन का संवेग दे दिया उसने, और किसका ज्ञात करने बोल रहा है? किसका ज्ञात करने बोल रहा है? हीलियम परमाणु का। तो बेटा सेम ही आएगा, सिमिलर ही आएगा। ठीक है, पर भी हम देख लेते हैं एक बार करके, अप्रोक्सीमेट सेम आता है कि नहीं आता। तो H अपॉन क्या होता है यहाँ पर? 4 पाई, सेम ही आना चाहिए वैसे ना, इलेक्ट्रॉन और हीलियम। चलो चेक कर लेते हैं ना। 4 पाई डेल एक्स, देखो यहाँ पे 6.6 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 होती है, डेल एक्स की वैल्यू कितनी है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, एक मीटर से एक मीटर कैंसल आउट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या बचा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। देखो यूनिट देखो पहले, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स है। यस ठीक है, यहाँ पर आओ, इतनी वैल्यू मल्टीप्लाई किए थे अभी थोड़ी देर पहले, तो 12 पॉइंट क्या आया था 56 आया था।
ठीक है, ये जो वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस 9 ऊपर जाएगा तो ये प्लस पे आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, अब देखो बेस सेम है, पावर अपोजिट साइन की है, तो -34 से 9 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 25, कितना बच जाएगा 25 बच जाएगा। ठीक है, 25 बचेगा। ओके, तो चलो आगे आते। अगर मैं इसको लिखूं, अगर मैं इसको 66 लिख लूं तो इसको मैं 66 लिखूं इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है 12.56, इससे डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट आपका कितना आना चाहिए, मैं इसको सॉल्व करके देख लेता हूँ। 5.24 5.24 आएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 मीटर। ये आपका क्या बोलना चाहिए, करेक्ट आंसर होने वाला है। तो देखो अप्रोक्सीमेट जो आंसर है वो यही मिल रहा है हमको, डी वाला ही करेक्ट आंसर होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन और हीलियम परमाणु दोनों के लिए आपके जो पास जो संवेग में अनिश्चितता आएगी वो कैसी आएगी, अप्रोक्सीमेट सेम ही आने वाली। कैसी आने वाली, अप्रोक्सीमेट सेम ही आ रही है। क्लियर है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, देखो डी ब्रोगली कण वाले, डी ब्रोगली वाले कोई कण है, उसका संवेग इतना दिया है, मतलब आपको पी की वैल्यू दिया है कितनी 10 टू द पावर माइनस 17 मीटर, संवेग इतना दिया है, वेवलेंथ आपको ज्ञात करने बोल रहा है। डी ब्रोगली इक्वेशन जो था उसमें लेमडा इक्वल टू क्या होता था, एच अपॉन एम वी, और आपको पता है संवेग इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। पी को किससे रिप्रेजेंट, पी किसके लिए रिप्रेजेंटेशन होता है, संवेग के लिए, मोमेंटम के लिए। ठीक है, तो एमवी की जगह अपन पी लिख सकते हैं, तो एच अपॉन क्या लिख सकते हैं, पी। क्लियर है, अब उसने क्या दिया हुआ है, एच प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू तो आपको पता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये तो एच प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है, सबको पता है। संवेग क्या है, संवेग दिया था 10 टू द पावर माइनस 17, इसको ऊपर लेके जाओगे, ये 1 मीटर से 1 मीटर तो कैंसिल हो गया, इसको ऊपर लेके जाओगे तो 6 इंटू 6 सॉरी 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में आएगा कि नहीं आएगा, तो -34 से +17 अगर माइनस करोगे तो कितना बचा, -17, है ना, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ये आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, आप सभी का आंसर ये आया होगा। तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, इसमें आपको बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, जो पूछा है करंट में ही। देखो 2022 में क्वेश्चन आया था, 2022 में क्वेश्चन आया था, रॉन्ग स्टेटमेंट पहचानना था। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट का मतलब क्या है, गलत स्टेटमेंट को पहचानना था। पहला क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, देखो गलत वाला सेंटेंस यहाँ देखना है या फिर आपको गलत वाला स्टेटमेंट पहचानना है। क्या बोल रहा है, 4D ऑर्बिटल की तुलना में सभी 5D ऑर्बिटल्स का आकार डिफरेंट होता है। यस, बिल्कुल सही बात है। 4D ऑर्बिटल जो होंगे इनसे 5D ऑर्बिटल का साइज जो है, साइज की बात हो रही है, आकार की, तो 5D का साइज कैसे होता है, बड़ा होता है, मतलब ये सही है। ये वाला स्टेटमेंट कैसा है, सही है। ओके, साइज की बात हुई, अगर शेप की बात होती तो दोनों सेम हो जाती। ठीक है जी, यहां देखो दूसरे स्टेटमेंट में देखो, ऑल 4D, सभी 5 4D ऑर्बिटल का आकार जो है, देखो आकार, यहाँ पे जो है ना, शेप का मतलब क्या होता है, आकृति, यहाँ पे आकृति होना चाहिए। ठीक है, आकृति होना चाहिए, आकार नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है जी, यहाँ हिंदी में मिस्टेक है। सभी 5 4D ऑर्बिटल की आकृति 3D ऑर्बिटल की आकृति के समान है, बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। शेप सेम होगी, 3D ऑर्बिटल 4D ऑर्बिटल 5D ऑर्बिटल, इनके शेप सेम है। क्लियर है, ये भी सही है, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर क्या बोल रहा है, एटम्स में सभी 5 3D कक्षाएं फ्री स्टेट में एनर्जी के बराबर होती है। क्या बोल रहा है, फिर से समझ लो। ओके 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 ओके, ठीक है, जो 5 3D ऑर्बिटल्स होंगे वो फ्री स्टेट में है तो उनकी एनर्जी सेम होती है। भाई इसको मैंने अभी कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि जब भी कोई एब्लॉक एलिमेंट है वो अगर रिएक्शन में, मतलब वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं बना रहा है, तो उसके जो डी ऑर्बिटल है पांचों के पांचों, उनकी एनर्जी सेम होती है, और ऐसे डी ऑर्बिटल को हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोल देते बेटा, डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो ये भी बात बिल्कुल सही बोल रहा है कि जब कोई ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल हो, कोई डी ऑर्बिटल की अगर बात हो रही है, 5 के पास डी ऑर्बिटल, वो अगर फ्री स्टेट में अगर एटम है, तो ऐसे केस में उसकी जो एनर्जी होती है पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल की, वो कैसी होती है, सेम। ओके, यहां पर आइए, क्या बोल रहा है, देखिए डी एक्स वाई डी वाई जेड, डी जेड एक्स
ये जो ऑर्बिटल के आकार है वो एक दूसरे के समान है, ठीक है, ये तो समान है, सही बात है। लेकिन यहाँ देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर क्या एक दूसरे के समान है? नहीं, यहाँ पर दो एक्सिस पे लोब बनते हैं, एक्स और वाई पे, और यहाँ पर ओनली जेड एक्सिस पे लोब बनता है, तो ये समान नहीं है। मतलब यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि स्टेटमेंट क्या हो गया है, गलत हो चुका है ये वाला स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो है 24 नंबर पे। अब ये जो क्वेश्चन है ना बड़ा ही आसान है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ऑर्बिटल्स में नोड पूछे जा रहे हैं आजकल। देखो क्वेश्चन 2020 का है, नीट 2020 का क्वेश्चन है, नोड पूछा था उसने। जनरली क्या होता है, नोड कैसे निकालते हैं वो समझना। अगर मुझे किसी भी ऑर्बिटल में नोड निकालना है, ठीक है, या किसी भी सबशेल में नोड निकालना है, तो नोड का फॉर्मूला होता है टोटल नोड निकालने का। यहाँ पे उसको निकाल के बता दे रहा हूं मैं। टोटल नोड निकालने का जो फॉर्मूला होता है किसी सबशेल में, वो होता है n-1। क्या होता है? n-1। अब जो नोड होती है ना बेटा, इसको भी टू टाइप से अपन लिखते हैं। कितने टाइप से? टू टाइप से। एक नोड जो होता है उसको हम बोलते हैं एंगुलर नोड, कोणीय नोड, एंगुलर नोड बोलते हैं। और दूसरा जो नोड होता है उसको अपन बोलते हैं रेडियल नोड। क्या बोल देते हैं? रेडियल नोड बोल देते हैं। क्लियर है? तो एंगुलर नोड एक हो गया और एक क्या हो गया? रेडियल नोड। अब एंगुलर नोड जो होता है इसको निकालने के लिए फॉर्मूला आता है एल। एल क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल की वैल्यू क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है जी, ओके। और ये सबसेल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक। और इसको आपका रेडियल नोड को निकालने का फॉर्मूला क्या है? n-1 माइनस एल। ये फॉर्मूला होता है रेडियल नोड को निकालने का। अब एग्जांपल से मैं चलता हूं, ध्यान से सुनना। अब जैसे यहां जो पूछा था उसने, उसी फॉर्मूले से चलते हैं। जैसे मेरे पास 3s ऑर्बिटल है, उसने जो पूछा है उसी से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। 3s ऑर्बिटल है, इसके लिए मुझे अगर क्या निकालना है? टोटल ऑर्बिटल, सॉरी टोटल नोड निकालना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 3। और सॉरी, यहाँ पे n की वैल्यू देखो, ये सामने जो नंबर दिया हुआ है n की वैल्यू है, और l की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे? 0। l की वैल्यू 0 कैसे पता लगी मुझे? तो l के लिए एक्चुअल में वैल्यू जो है, जब अपन एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या पढ़ते हैं, तो l की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे चलती है। अगर l की वैल्यू 0 अपन कब रखते हैं? जब s उपकोष होता है। 1 कब रखते हैं? जब p उपकोष होता है। 2 कब रखते हैं? जब d उपकोष होता है। और 3 कब रखते हैं? जब f उपकोष होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एस सबशेल है, इसलिए एल की वैल्यू क्या रख रहे हैं? 0। अब ध्यान से सुनना, अगर मुझे यहाँ पे टोटल नोड निकालना है, क्या निकालना है? टोटल नोड निकालना है। तो n माइनस क्या करोगे? n-1 करोगे कि नहीं? तो n-1 करेंगे तो कितना आ गया? 3-1 करे कितना आ गया? 2। मतलब टोटल नोड कितने हैं? 2। अब एंगुलर नोड निकालना है, तो एंगुलर नोड निकालने के लिए l की वैल्यू देखो क्या है? 0, क्योंकि यह सबसेल है। तो यहाँ एंगुलर नोड तो 0 है, लेकिन रेडियल नोड की मैं बात करूंगा, तो रेडियल नोड कैसे निकालते हो आप? तो n-1 माइनस एल। तो बताओ n-1 की वैल्यू कितनी आई थी? 2। और यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है? 0। तो कितना आएगा रेडियल नोड? 2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो एंगुलर नोड 0 और रेडियल नोड क्या आ गए? 2। करेक्ट आंसर हो गया ए, क्योंकि यहाँ पे पहले एंगुलर नोड पूछा था, फिर रेडियल नोड पूछा था। क्लियर? अब एक दो एग्जांपल और मैं बताता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 3D ऑर्बिटल है। कौन सा? 3D ऑर्बिटल है। अब 3D ऑर्बिटल में मेरे को टोटल नोड निकालना है और एंगुलर नोड और रेडियल नोड निकालना है। कैसे करने वाले हो देखो, तो यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं? पहले तो आप टोटल नोड निकाल लो। टोटल नोड निकालेंगे तो पहली चीज, यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 3। देखो जो नंबर है वो n का नंबर है, सेल नंबर है, ठीक है। सबसेल कौन सी है? d। तो l की वैल्यू क्या आएगी? देखो मैंने यहाँ लिखा था d सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या आएगी? 2। तो l की वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ पे 2 है, ठीक है, देख के पहचान लिया हम लोगों ने। अब टोटल नोड निकालने का फॉर्मूला क्या है? n-1, ठीक है। तो n की वैल्यू 3 है, तो 3-1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। टोटल नोड कितने आ गए? 3। अब यहाँ देखो एंगुलर नोड अगर आप निकालोगे, तो एंगुलर नोड निकालोगे तो इसका फॉर्मूला क्या है? l। और l की वैल्यू जो है d के लिए कितनी आ रही है? 2। तो यहाँ एंगुलर नोड कितने हो गए? 2। लेकिन रेडियल नोड आप निकालोगे, तो रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला क्या है? n-1 माइनस एल। तो बताओ n-1 की वैल्यू कितनी है? 2। और l की वैल्यू भी कितनी है? 2। तो ये रेडियल नोड इस बार क्या हो गया? 0। तो ऐसे करके आपको निकालना रहता है। दो एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है 3s ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड और रेडियल नोड निकालने वाला जो कॉन्सेप्ट था, आपको पूरा प्रॉपर समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो एक लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे।
यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है इसको प्रॉपर तरीके से आप नोट्स में नोट कर लीजिए, नोट्स में आप प्रॉपर तरीके से इसको ऐड करिए, प्रॉपर तरीके से रिपीट कीजिए बार बार और रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।